Hello everyone. So today I'll be discussing the 2023 paper. So starting with the first question, oldest known bird fossil Archaeopteryx was recovered from where? So I've told you many a times when we have just look at the question. ठीक है? When we have two options of Germany, one is of China, another one is of Australia. So chances are कि जर्मनी में ही होगा. और एक चीज़ आप देखना कि जब आपके रेप्टाइल्स से आपके बर्ड्स में यानी कि एव्स में ट्रांजिशन हुआ था, मतलब इवोल्यूशन हुआ था. सो दैट इज समथिंग दैट वुड हैपन व्हेन योर जुरासिक इज एंडिंग, राइट? देन इट इज शुड बी लेट, राइट? तो अगर आप इसमें थोड़ा सा टैक्टिक्स लगाओगे तो उसका आंसर ऐसे भी आ जाएगा. ओके, सो इफ आई मे start with some questions. Yeah, the oldest known bird fossil Archaeopteryx was recovered from the late Jurassic of Germany. Archaeopteryx एक मिसिंग लिंक होता है नॉन एवियन डायनासोर और मॉडर्न बर्ड्स के बीच में. ये एक ट्रांजिशन है, एवोल्यूशनरी ट्रांजिशन है रेप्टाइल से बर्ड में. और ये फॉसिल जो है ये डिस्कवर किया गया था ये डिस्कवर किया था स्लोनहोफेन लाइमस्टोन, बवेरिया, जर्मनी में. उसके बाद वी हैव दिस डेट्स दैट लेट जुरासिक पीरियड पे. एंड द लाइमस्टोन इज लेगरस्टाटे. इट इज़ एन एक्सेप्शनल साइट ऑफ फॉसिल प्रिजर्वेशन. इट प्रोवाइड्स फाइन डिटेल्स सच एज फेदर इन आर्कियोप्टेरिक्स. आर्कियोप्टेरिक्स के कुछ फीचर्स थे, रेप्टालियन फीचर्स थे कि उसके टीथ थे, लॉन्ग बॉनी टेल थी और उसके क्लॉज थे विंग्स में. और एवियन फीचर्स क्या थे कि इसके पास फेदर थी, इसके पास विशबोन थी, एंड इट हैज़ दिस एबिलिटी टू ग्लाइड और फ्लाई. नाउ इट शेयर मैनी फीचर्स विद थेरोपोड डायनासोर्स लाइक वेलोसिरैप्टर. नाउ वी हैव दिस मिडिल जुरासिक जर्मनी. इधर कोई आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल नहीं पाया गया था. चाइना में लेट जुरासिक ऑफ चाइना में और फेदर डायनासोर माइक्रोरैप्टर आपको पाया गया था. सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चाइना में कौन सा डायनासोर फेदर डायनासोर पाया गया था. दैट इज माइक्रोरैप्टर. नाउ ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कुछ नहीं है. सो विद दिस coming to the 74 question, speciation occurring in planktonic microorganisms on the other side of land barrier created due to closing of some ocean gates is an example of. Speciation क्या होता है? जब आपका कोई एक species है because of some physical factor or any factor, they both got separated in two different environments and they having different type of adaptability and characteristics in it to adapt in such environment. दैट इज़ नॉन एज स्पेसिएशन. तो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिएशन है. अब ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी स्पेसिएशन जैसे कि प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक लैंड है उसकी अदर साइड में है, एंड द बैरियर हैज़ बीन क्रिएटेड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सम ओशन गेटवेज इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट. सो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज इट्स एन एग्जांपल ऑफ दैट. सो क्या होता है कि अगर सेम स्पीशीज़ की पॉपुलेशन जो है वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो गई किसी लैंड बैरियर, ये है ना, या फिर ओशन सेपरेट हो रखे हैं, वो जीन फ्लो प्रिवेंट कर देते हैं इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्जेंस उनके अंदर ही अंदर हो जाती है और फिर वो नई स्पीशीज़ फॉर्म कर देते हैं. जैसे गेटवे क्लोज हुआ था तो प्लैंक्टनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सेपरेट हो गए थे, वो डिफरेंट स्पीशीज़ में बदल गए थे. ओशन गेटवेज नैरो पैसेज होते हैं जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं. जैसे पनामा इस्थमस है वो लाइक व्हेन दिस गेटवेज क्लोज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी मरीन पॉपुलेशन ऑन द बोथ साइड बिकम आइसोलेटेड. जैसे कि पनामा इस्थमस 3 मिलियन ईयर्स को क्लोज हुआ था तो उसने अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को सेपरेट किया था, जिसकी वजह से स्पेसिएशन हुआ था. मेडिटेरियन अटलांटिक कनेक्शन भी मेसिनियन सेलेटिक राइस ऑल्सो दिस कॉज द आइसोलेशन एंड इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस इन मरीन ऑर्गेनिज्म. अब मैंने कुछ और भी चीज़ डिस्कस करने के लिए निकाली हैं. सो एलोपैथिक स्पेसिएशन मैंने बताया जियोग्राफिक स्पेसिएशन होता है. इसके बारे में कुछ नया अगर मैं बता सकूं, ये माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन गेटवेज, इनकी वजह से होता है. जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन जो है ये डाइवर्जेंस क्रिएट कर देती है. कंप्लीट फिजिकल सेपरेशन होता है. जेनेटिक डिफरेंस accumulate due to different environmental condition and they can no longer interbreed. Of course, when species are getting diverged out and there won't be no interbreeding. So डार्विन फिंचेस एक जियोग्राफिक आइसोलेशन जैसे गैलापागोस आइलैंड है उसमें फिंच स्पीशीज है वो बिल्कुल ही अलग है. पनामा इस्थमस सेपरेटेड द मरीन पॉपुलेशन इन अटलांटिक एंड पैसिफिक. अगर आपका ये अगर आपका अटलांटिक है और ये अगर आपका पैसिफिक है, ठीक है, तो इनके बीच में जो है पनामा इस्थमस जो है वो बहुत ज़्यादा सेपरेशन क्रिएट कर देगा इनकी मरीन स्पीशीज़ में. द टाइप ऑफ मरीन
ऑर्गेनिजम्स दैट वी हैव बहुत सारे, वो बहुत अलग होगा। पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है? ये एक स्पेशल केस होता है किसका? एलोपेट्रिक का। ये इसी का ही केस है, ठीक है। इसमें स्मॉल पॉपुलेशन जो होती है वो आइसोलेट होती है एक लार्ज पॉपुलेशन से, यानी कि जैसे कि क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्मॉलर पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रेशर्स जो है वो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है और रैपिड डाइवर्जेंस हो रही है। कैसे? जैसे कि पेरीफेरल हैबिटेट, जैसे कि आइलैंड्स, फ्रिंजेस ऑफ अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो दैट इज अ केस। स्मॉल पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज द रोल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे हवाईयन ड्रोसोफिलिया, फ्रूट फ्लाइज कहते हैं इन्हें, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है डिफरेंट आइलैंड में और ये डिस्टिंक्ट स्पीशीज में इवॉल्व हो गए। पोलर बियर्स जो हैं वो ब्राउन बियर्स से आइसोलेट होके आर्कटिक हैबिटेट में पोलर बियर में कन्वर्ट हो गए। देन पैरापैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है कि स्पेसिएशन दैट अकर इन पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग एडजेसेंट हैबिट्स विद पार्शियल ओवरलैप। जीन फ्लो between the population is bit reduced because of the environmental differences. The populations are not fully separated. Differences in local environments are something that leads to the divergence. There is a, so supposedly they are not fully separated, and there is a hybrid zone that may exist in there. They can, there is no interbreeding, it has been reduced. So because of the जैसे कि geographic barrier तो है ही नहीं, strong selective pressure है कि हम लोग इसी स्पीशीज के अंदर इंटरब्रीड करेंगे, वी विल लिव ओवर हेयर एंड वी विल लिव ओवर हेयर, कुछ इस तरह से। ग्रास स्पीशीज है, माइन टेलिंग्स के ऊपर उगने वाली ग्रास और नॉर्मल सॉइल्स के ऊपर उगने वाली ग्रास जो है, और जो माइन पे उगने वाली ग्रास है वो दे आर अडेप्टेड टू हैवी मिनरल्स, लेकिन जो दूसरी है वो नहीं करती। तो ये आपस में इंटरब्रीड तो नहीं करेगी ना, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन दे हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू डिफरेंट थिंग्स। रिंग स्पीशीज क्या होती है? एंस्टेनिया, एंसार्टिना, स्लैमेंडर्स कैलिफोर्निया में, वो कॉन्टिन्यूस पॉपुलेशन विद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फ्रॉम ओवरलैपिंग रीजन्स। नाउ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन within the same geographic area with no physical barrier, no gene flow is there to gene flow. Reproductive isolation is due to ecological, behavioral और genetic factors. They are living in the same area. ठीक है, एक यहाँ तो दो हैं या सेम एरिया है, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं होगी। सेम लोकेशन है, डाइवर्जेंस बिकॉज ऑफ द नीचे डिफरेंस, जिस तरीके से वो रह रहे हैं, ठीक है, दैट इज द नीचे डिफरेंस। और मेड प्रेफरेंस, उनकी खुद की प्रेफरेंस है कि वो ऐसा रहें। पॉलीप्लॉइडी is plants as a common mechanism. Like apple maggot flies, originally they laid egg on the hawthorns, but began using apple introduced by humans. So this led to the reproductive isolation between apple using and hawthorn using population. Kishlate fishes in African lakes. This speciation occurred due to the variation in diet and mate preferences. So if I come to the total conclusion, allopatric में geographic isolation है, peripatric में भी है small population island type of criteria, gene flow none minimal, पेरीपेट्रिक में कोई ज्योग्राफिक आइसोलेशन नहीं है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एडजेसेंट जोन्स हैं, और नन बिहेवियर एंड इकोलॉजिकल बैरियर्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट निशेस कैपेबिलिटीज। नाउ की कंसेप्ट क्या है? सेंट्रल कंसेप्ट इन स्पेसिएशन प्रोसेस, इट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स द जीन फ्लो। जीन फ्लो में रुकावट बिटवीन द पॉपुलेशन। तो दो तरह की रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है, प्रीजायोटिक बैरियर एंड पोस्ट जायोटिक बैरियर। प्रीजायोटिक क्या होता है कि मीटिंग ही प्रिवेंट हो रही है, हैबिटेट, टेम्पोरल, बिहेवियर डिफरेंस की वजह से मीटिंग ही नहीं हो रही स्पीसीज के बीच में। पोस्ट जायोटिक बैरियर्स क्या होता है कि हाइब्रिड्स जो मीटिंग के बाद हो रहे हैं वो इनवायबल स्टेराइल है, जैसे कि म्यूल, हॉर्स एंड डोंकी। आई गेस आई डोंट नो मच बायोलॉजी। हॉर्सेज एंड डोंकी दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूल एंड म्यूल आर स्टेराइल, ओके, म्यूल डोंट reproduce. Genetic divergence, mutations, genetic divergence, natural selection cause population to accumulate differences over time. Now ecological niches, different population may adapt to different ecological roles leading to specialization and eventual separation. There are hybrid zones that may present in overlapping regions. These hybrids can be less fit, reinforcing through their reinforcement. So with this I have discussed the 74 question. Now 75 question. सो बोल रहे हैं कि देर आर मैनी वेज टू एक्सप्लेन इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। अब इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है फॉसिल्स के अंदर, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम और फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ट्राइलोबाइट्स के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो तीन चीज़ें इसमें करेक्ट है। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो। चेंज इन द नंबर ऑफ पाइजिडियल रिब्स इन ट्राइबलाइट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। सेम स्टेटमेंट है फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। इंक्रीज डिक्रीज नंबर ऑफ थेराइक सेगमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। एंड effacement the loss of surface details in cephalon pygidium is an example of phyletic gradualism. अगर आप यहाँ पे दैट टेक्निक वाला दिमाग लगाएं तो आप ये देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि जो दो ऑप्शन होती हैं उसमें से आप लोग पहले ही समझ जाओ कि जो वाइस वर्सा हो रखा होता है तो उनमें से कोई आंसर है। लेकिन अगर आप ऑड वन आउट यहाँ पे लगाओ तो आप देखो कि इस स्टेटमेंट में फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म लिखा हुआ है, इसमें फाइलेटिक, इसमें फाइलेटिक। अब एक ट्राइलोबाइट है, ठीक है, सॉरी एक मिनट,
अब आपके पास ये एक ट्राइलोबाइट है, ठीक है। अब एक ट्राइलोबाइट के अंदर क्या फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम दोनों होंगे? हो सकते हैं मच केसेस में, बट ऑड वन आउट यहाँ पे लगाओगे तो दैट वुड बी आवर आंसर, यही इनकरेक्ट होगा, राइट। ऑड वन आउट लगाया, तो मैंने यहाँ पे दो टेक्निक लगाई है। एक तो आवर एलिमिनेशन मेथड बिकॉज ऑफ द वाइसा वर्सा थिंग, और एक टेक्निक हमने यहाँ पे लगाई है ऑड वन आउट। तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जब आप कंफ्यूज हो पेपर में कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ आई विल जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया इन दोनों के बारे में बस। ओके, सो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या होता है कि दो की इवोल्यूशनरी मॉडल्स हैं, ठीक है। ये स्टेफन जे गॉल्ड ने, नाइस एल्ड्रेज ने बताया है। सजेस्टेड दैट स्पीसीज रिमेन अनचेंज्ड इन स्टेसिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइक क्या होता है कि अगर एक स्पीशीज़ है, कोई अचानक से एक इवेंट आता है, ठीक है, कोई इवोल्यूशनरी इवेंट आता है, कोई एकदम से सेलेक्टिव शिफ्टिंग हो जाती है, सेलेक्टिव प्रेशर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ऐसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि सडन चेंज बॉडी स्ट्रक्चर में, लूजिंग रिब और सेगमेंट आ गया, ठीक है। तो इसको पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहेंगे कि सडन चेंज इन द एवोल्यूशनरी ट्रेंड। नाउ फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म में क्या होता है कि वी हैव द समथिंग दैट इज रूटेड इन डार्विनियन इवोल्यूशन, कि स्लो एंड कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, ग्रेजुअली एकम्युलेशन होते हैं चेंजेस के। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हुआ, नहीं, धीरे धीरे करके रिप जाएगी, धीरे धीरे करके सेगमेंटेशंस होगी, धीरे करके कुछ होगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। इसके बाद वी हैव दिस जैसे कि प्रोग्रेसिव ट्रेंड सच एज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, ठीक है, कंसिस्टिंग स्मूथिंग ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ फीचर्स लाइक एफेसमेंट। सो ट्राइलोबाइट्स एक ऐसे मरीन ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं जो रिमार्केबल इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स दिखाते हैं आपके फॉसिल रिकॉर्ड में। तो अगर हम उनको पढ़ें, तो अगर हम इन्हें पढ़ें तो पाइजिडियल रिब्स जो हैं, पाइजिडियम क्या होता है, इसका पोस्टीरियर मोस्ट बॉडी पार्ट होता है, यानी कि ये वाला, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ जो पाइजिडियम रिब्स हैं, it will change through phyletic gradualism only. Thoracic segments, this consist of articulate body segments. Thoracic segments are well documented and aligned with phyletic gradualism. Effacement क्या होता है? It refers to the surface details like ornamentations are there in trilobite features, cephalon head pygidium. So that is also a phyletic gradualism. Okay. Now coming to the 76th question. एक्सोगैस्ट्रिक सेफेलोपोड जो है वो क्या एग्जिबिट करता है? एलिमिनेशन मेथड लगाओ, वेंटर ऑन द आउटसाइड, ये दोनों में से होगा, इन दोनों को तो आप काट सकते हैं। तो सेफेलोपोड मरीन मोलस्क होते हैं, मॉडर्न डे स्क्विड, ऑक्टोपस, नॉटुलस, अमोनोइड्स, नॉटुलस, बेलेमेनाइट्स, ठीक है। इसके बाद सेफेलोपोड शेल जो है वो वेंटर डॉर्सम के बेसिस पे क्लासीफाई कर रखे हैं। वेंटर डॉर्सम, वेंटर होता है आउटर कन्वेक्स साइड ऑफ द कॉइल शेल और डॉर्सम होता है इनर कनकेव साइड ऑफ द कॉइल शेल। नाउ वी हैव एक्सोगैस्ट्रिक गैस्ट्रोपोड एंड एंडोगैस्ट्रिक गैस्ट्रोपोड। ओके, सो exogastric shell venter convex on the inner curve and the dorsum concave side on the outer curve. This is nautiloid and ammonites. इसमें उल्टा होगा, and with the chamber pointing downward. So if the venter is on the outside and dorsum is on the inside of the colling, that is known as exogastric gastropod. And एंडोगैस्ट्रिक गैस्ट्रोपोड आपके वेंटर जो है इनसाइड में है और डोर्सम आउटसाइड में है कॉइलिंग के, तो आपका क्या होगा, वो आपका होगा एंडोगैस्ट्रिक कॉइलिंग। सो एक्सोगैस्ट्रिक कॉइलिंग जो है वो सेफेलोपोड में क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द बायोन्सी स्टेबिलिटी, दे प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडीज एंड क्लोजिंग दैम इन कॉइल शेल, अडेप्ट टू डिफरेंट मरीन environment over time. Okay, now coming to the 77 question, which one of the following is an example of the brachipod with strophic shell? ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट होते हैं, इसमें आप अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आपको नहीं आता तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो जो हमारा ब्रैकियोपोड होता है
उसके पास 2 वॉल्स होते हैं एंड वो हिंज्ड होते हैं पोस्टीरियर साइड पे। बाइवल्स के साथ कंफ्यूज होते हैं बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। स्ट्रॉफिक शेल क्या होता है, ये वेल डिफाइंड हिंज होती है इनकी, 2 वॉल्स मीट करते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल है आपका विस्बाइला। एस्ट्रॉफिक शेल कौन से होते हैं, क्लियर हिंज लाइन होती ही नहीं है, दे लैक। टेरेबिट्रेला, मैगिलाना, राइकोलेना, ये सब आपके एस्ट्रॉफिक में आ गए, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको क्या याद करने की जरूरत है, आपको याद करने की जरूरत है कि स्ट्रॉफिक में यार विस्बाइला था, ठीक है। तो अगली बार अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इससे तो एलिमिनेट कर ही सकते हो अपने आंसर के लिए। एस्ट्रॉफिक में टेरेबिट्रेला, मैगेलिना, रायोकोनेला, तो ये आपके एस्ट्रॉफिक में हो गए। नाउ वी हैव 78 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैमेलिब्रैंकिया जेनरा इज नॉट फाउंड इन रिसेंट टाइम, यानी कि इनमें से एक्सटिंक्ट कौन सा है, सवाल ये है, जो अब जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सो पेक्टन इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट टिल टुडे, स्पॉन्डाइलस इज ऑल्सो प्रेजेंट, ऑस्ट्रिया इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट एक्सोगायरा दैट इज एक्सटिंक्ट, दैट इज टोटली एक्सटिंक्ट। सो मतलब ये आपको बस याद होना चाहिए कि हाँ लैमेलिब्रैंकिया में एक एक्सटिंक्ट जो है जेनेरा है, दैट इज एक्सोगायरा। ओके, एक्सोगायरा ऐसे ऐसे याद रख सकते हो कि एक्सो मतलब निकल गया, एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सोगायरा इज एक्सटिंक्टेड, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी 79 क्वेश्चन। सो वी हैव प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा, ठीक है, वी हैव अ लार्जर फोरामिनिफेरा। तो प्लैंक्टोनिक और लार्जर ये नियोजीन और पैलियोजीन, इनमें से ही दोनों का कुछ एक होगा। अब ये बताओ कि जो प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा है वो नियोजीन में आएंगे और जो लार्जर फोरामिनिफेरा है वो पैलियोजीन में आए होंगे, है ना। तो ये और ये तो आपके पहले एलिमिनेट हो गए। उसके बाद सेफेलोपोड्स जो हैं वो आपके मेसोजोइक में आए हैं और जो कॉनोडोंट्स हैं वो आपके पैलियोजोइक में आए हैं, तो आपका ये करेक्ट है। लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव समथिंग मोर ऑन इट। जो प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा है वो नियोजीन पीरियड लेट सेनोज़ोइक में आए, ठीक है, और लार्जर फोरामिनिफेरा जो है वो पैलियोजीन पीरियड में आए। अबंडेंट है कार्बोनेट प्लेटफॉर्म डिपॉजिट्स के अंदर, दे आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट स्टडीज। सेफेलोपोड्स पैलेयोजोइक में आए और ये मेसोजोइक में डाइवर्सिफाई हुए, लेकिन क्रिटेशियस में डिक्लाइन हो गए। तो मेसोजोइक फॉर्म जो बिलोंग करती है वो एमोनाइड्स और नोटेलॉइड्स में बिलोंग करती है। कॉनोडोंट्स जो हैं वो जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, दे वर अबंडेंट ड्यूरिंग पैलेयोजोइक एरा एंड दे वर द इंडेक्स फॉसिल इन द स्ट्रैटिग्राफी। Okay, now coming to the 80 question. So, which one of the following is a middle Pleistocene hominid species? मिडिल प्लिस्टोसीन में कौन सी होमिनिन स्पीशीज प्रेजेंट हुई है यार? प्लिस्टोसीन जस्ट और बियॉन्ड ओके, सो मिडिल प्लिस्टोसीन अप्रॉक्सीमेटली की ड्यूरेशन ये थी और ये सिग्निफिकेंट पीरियड इन ह्यूमन इवोल्यूशन था। इसमें टूल मेकिंग और माइग्रेशन जो है वो मार्क की गई थी। सेवरल होमिनिन स्पीशीज जो है वो इमर्ज हुई थी। होमो हाइडेलबर्जेंसिस जो है की ट्रांजिशनल स्पीशीज था, किसमें होमो इरेक्टस के बीच का, और लेटेस्ट स्पीशीज थी होमोसेपियन और होमो निएंडरथल्स के बीच का था ये, ठीक है। ये मिडिल प्लिस्टोसीन के दौरान रहा था। टूल मेकिंग और हंटिंग स्ट्रेटजीज के लिए काफ़ी माना गया था। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एनामिस जो है 4 मिलियन साल पहले था, एंड बिफोर द मिडिल प्लिस्टोसीन, एंड अर्ली होमिनिन एसोसिएटेड विद प्लायोसीन एपोक। नाउ वी हैव पैरांथ्रोपस रोबस्ट, it is early Pleistocene. Robust skull features were there, reliance on the plant-based diet. Homo sapien was first appeared in approximately 3 lakh years ago, and they became dominant only after the middle Pleistocene. So modern humans are associated with late Pleistocene, not the middle one. Okay, so with this our A option is correct. Now which one of the following early horses was grazers? अब इनमें से grazers कौन सा था? मैंने आपको बताया था कि horse का evolution हुआ था ब्राउजर से ग्रेजर तक का, ठीक है। तो इनके बीच में ट्रांजिशन स्पीशीज भी थी, जो जिनके जो टीथ से वो लो क्राउंड से हाई क्राउंड हो रहे थे और धीरे धीरे करके दे वर गेटिंग अडेप्टेड टू ग्रेजिंग। सो हेरेकोथेरियम जो है वो सबसे अर्ली स्पीशीज थी। इसको एक और नाम है ईओ हिपस, ठीक है। तो ये स्मॉल थे, फॉरेस्ट में रहते थे, ब्राउज करते थे सॉफ्ट लीव्स और श्रब्स के ऊपर। लो क्राउन टीथ थे इनके, जो कि सॉफ्ट वेजिटेशन को खाने के लिए ही बने थे। 4 तो इनके टोस थे अगले वाले पैर में, और पिछले वाले में थे इनके 3, ठीक है, जो कि
फॉरेस्टेड एनवायरनमेंट में मूवमेंट के लिए सही थे। मेसोहिपस ओलिगोसिन में था, ये लार्जर थे हाइरेकोथेरियम से थोड़े से, इंटरमीडिएट हॉर्स स्पीशीज थे ये, वुडलैंड्स अडेप्टिंग टू ओपन वुडलैंड्स एंड they have bit higher ground teeth than Hyracotherium and they were suitable for browsing only. They had three-toed, longer legs, suggesting better adaptation for running. Then we have the Parahippus. This is a species between browsers and grazers. This was the expansion of grassland, and this high ground teeth, they were crowned with cement for grinding teeth and silica-rich grasses. They were adapted for running in the open environment. Now we have the Pliohippus. They were considered as the ancestor of modern horses, and they were fully adapted to grazing with advanced retinue for eating tough grass, and they were single-toed and limbs were adapted for the running. So for 81 question, we have Pliohippus as an answer. Okay, early horses were grazers, so that is Pliohippus. Hyracotherium was browser. It was also a browser. Parahippus was the transitional one between the browsers and the grazers. Okay, BG. Now 82 क्वेश्चन ओके सो अब आपको एप्लीकेशन ऑफ फोरामिनीफेरा के रिगार्डिंग आपको पहले ओशनोग्राफी की कोई एप्लीकेशन और पहले क्लाइमेट अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है? तो ये दो ऑप्शन देख रहे हैं आपको, ये डिक्रीज इंक्रीज, इसको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है इस स्टेटमेंट को, तो इनमें से कोई सही आंसर होगा। अब देखिए पहला स्टेटमेंट है स्टेबल ऑक्सीजन आइसोटोप कंपोजिशन डेलेटिनो ऑफ प्लैंक्टिक फोरामिनीफेरा डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स इट डज, ऑफ गैसिफिकेशन एंड आइसोटोपिक composition of ambient ocean water, that is correct. Closing and opening of ocean gateways can be formed from biogeographic studies of that is also correct. So 82. Now we have that during glacial stages deletino of benthic foraminifera shows lower value, that is it decreases. During glacial stages deletino benthic foraminifera shows higher value, that is increases. So option D is correct. Deletino in benthic foraminifera, they show increase in the value. Okay, if I may, do I have something else to explain about it? Just a minute. Okay, so we have what? We have this del 16 deletino calcite shell. Deletino, higher value, indicates colder periods, glacial stages because lighter isotopes are trapped in ice sheet. The lower 18 value indicates the warm periods and the ice melts, releasing back deletino into the ocean. They float on the surface and they live on the seafloor. Glacial stages में ocean water is isotopically heavier, that is deletino in benthic foraminifera. ऐसे आइस मेल्ट होगी तो ओशन वाटर टिपिकली लाइट हो जाएगा डेलेटिनो में। इसका ओशन वाटर का प्रेसिपिटेशन का थोड़ा अलग सिस्टम है। नाउ वी हैव दिस डेलेटिनो benthic foraminifera increases during the glacial stages due to ice sheet formation and which locks away the light isotope. Statement C is wrong. Okay, so with this wrong is a statement, so that is our answer. Now coming to the 83 question, which one of the following is not a कोडाइटिलियन लीफ फॉसिल? इसमें से कौन सा लीफ फॉसिल नहीं है? So सो कोडाइटिल्स एक एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म है जो कि कार्बोनिफेरस से पर्मियन पीरियड के अंदर था। इसके लॉन्ग स्टैप शेड सिंपल पैरेलल वेनेशन के लीव्स हैं। कोडाइटिड्स एक लॉन्ग लीनियर मतलब इसके जेनरा है, ये स्टैम्पिंग एनवायरनमेंट में रहता है। नियोगेराथ्रोफिस जो है पर्मियन पीरियड में रहता है गोंडवाना रीजन में। यूरीफाइलम जो है ब्रॉड लिव्स है इन द फॉर्म ऑफ कोडाइटिड्स। लेकिन क्लैडोफेबिस जो है ये एक्सटिंक्ट फंस है पिटेरोफाइट्स के एंड दे हैव कंपाउंड फ्रॉन्ट्स एंड पिनेट वेनेशंस एंड दे लिव ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा एंड दे आर अनरिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म एंड Codidates. So codidates are seed-producing plants, whereas ferns, Cladophobis, reproduce via spores and lack seeds. So Cladophobis is the answer. Now we have what? We have 84 question. That is our, I guess, last question. Yes. So ostracods of the order Plesiopeda. They dominated in Paleozoic, but were almost wiped out at the end of the Permian. Now they are represented by lone enigmatic genus. What is that? That is Manva. Manva is the correct answer. So with this, I'll end this video, and our paleo is done. So thank you.